हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के हमारे प्राइम टॉपिक होंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ऊपर जो मुद्दा बना हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। मतलब ये उसी डेवलपमेंट से रिलेटेड है जो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं। समझा जाएगा कि क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट हो रही है। देन ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी, अभी तक इसको लेके कोई कंसेंसस नहीं बन पाया है और इंडिया जो है कुछ प्रोविजंस को ओपोज कर रहा है, तो इसको भी समझा जाएगा कि क्यों इंडिया ओपोज कर रहा है। देन यूएस प्रेशर ऑन इंडिया, अब यहाँ पे एक एडिटोरियल आर्टिकल है कि भाई क्या इंडिया जो है वो झुक जाएगा, व्हाट शुड बी डू, क्या होगा इसका वे आउट। ठीक है, ये बात यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड देन बांग्लादेश के अंदर किस तरीके का ग्रेट गेम चल रहा है, मतलब आप जो देखेंगे कि वहाँ पे शेख हसीना को हटाया गया, तो इसके पीछे क्या खेल चल रहा है उसको थोड़ा समझा जाएगा। बहुत सारी पावर्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। एंड देन स्पीशीज इन न्यूज के अंदर हम लोग बात करेंगे फिशिंग कैट की। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम प्राइम पॉइंट पे लेके चलेंगे, लेकिन इसके अलावा जो बाकी न्यूज आइटम्स हैं उसे भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो फ्रंट पेज पे बड़ी न्यूज यही है कि भाई इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट आ रहे हैं कि उन्होंने जो है कहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है और ऑपोजिशन ने यह डाउट किया है। देखिए, आप एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है इसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। एंड इफ समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग कि जिसके अंदर इलेक्शंस जो है उनको रिग्ड करने का एलिगेशन आ रहा है, इलेक्शन कमीशन हैज आस्क्ड राहुल गांधी कि बताओ कहाँ से जो है ये गड़बड़ हुई है। तो मेजर मुद्दा क्या हुआ, बहुत से फेक नेम्स यहाँ पे ऐड किए गए थे। ठीक है, तो आपकी वोटर लिस्ट के अंदर ऐसे नाम थे जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता है। मतलब उन लोगों ने वोट तो किया होगा, है ना। और ये फेक नेम्स कहाँ से ऐड हुए, एंड ये फेक नेम्स जो है बहुत बड़ा नंबर है इनका। और इट मींस दैट जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्लोजली फोर्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पे खासकर ये एक एक दो दो वोट भी बहुत मायने रखता है। तो ये फेक नेम्स जो है ये वहां पे ऐड हुए हैं। देखो कुछ ना कुछ डाउट तो आएगा ही यहाँ पे, है ना। और इसको बेसिकली अच्छे तरीके से डील करने की जरूरत है। मेरा सजेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे। वैसे भी ये मामला जो है कोर्ट में तो जाएगा। आई सीरियसली फील दैट मीन्स समवन विल टेक दिस मैटर टू द कोर्ट कि इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो ढंग से काम नहीं करता है तो देखेंगे उसके अंदर वो डेवलपमेंट क्या होगी। लेकिन यहाँ पे जो हम प्राइम पॉइंट पे हमें समझना है कि देखो ये मेंस 2022 का सवाल है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कंडक्ट कराता है, बट उसके अलावा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करने का काम भी इलेक्शन कमीशन का है। अब देखिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का आइडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन के पॉइंट से निकल के आया था। कैसे जो है अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ना हो तो इलेक्शन बायस्ड हो सकता है। तो प्राइमरीली जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में पावर है, और जो पार्टी सरकार बना रही है वो ऑलरेडी पावर पे बैठी है। तो वो पार्टी कहीं किसी प्रोविजन का मिसयूज ना कर ले। मतलब ऐसा हो सकता है कि सरकारी तंत्र का मिसयूज किया जाए, और इंदिरा गांधी ने ये किया भी था, इसलिए उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया था। क्लियर, अगर आपको याद होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। आप देखो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोग तब विश्वास करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन की वर्किंग जो है वो अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से की जाएगी। यहाँ पे इस पूरे मुद्दे के अंदर एक बात बताई गई कि जो पार्टी वर्कर्स होते हैं बूथ लेवल पर, ठीक, अलग अलग बूथ में अलग अलग पार्टी के वर्कर्स होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी वर्कर्स ने ये मैटर रेज क्यों नहीं किया। तो उसको लेके पार्टी वर्कर्स ने कहा भी हमने तो ये मुद्दा उठाया था कि फेक नाम जो है वो ऐड हुए हुए हैं लिस्ट के अंदर और गड़बड़ है इसके अंदर, तो है ना। तो ये पॉइंट रेज हुआ है। अच्छा, अब दूसरी जो इसके अंदर पॉइंट आ रही है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन आप देखो कि केरला से जो है ये ओरिजिनेट हुआ था। आइडिया ये था कि भाई सभी पार्टी ने कंसेंसस बना के, ओके, तो सभी लोग इन्वॉल्व थे, सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि लेट्स हैव दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और इलेक्शन कमीशन इसको लागू करेगा, और जिससे जो है हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाएंगे। तो ये ऑल पार्टी कंसेंसस का रिजल्ट था। अच्छा, अब कंटेंट एंड स्कोप की बात करें तो इसके अंदर कैंपेन प्रैक्टिसेस, पोल के टाइम पे कैसा बिहेवियर होना चाहिए, इलेक्शन के बाद क्या एक्टिविटीज होंगी, इन सब चीज़ों को लेके क्लैरिफिकेशन जो है इलेक्शन कमीशन देता है। बहुत सी गाइडलाइंस इशू की जाती हैं कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते, है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी और वो सारी चीज़ें भी आ जाती हैं।
तो इसके साथ वो एक एसोसिएशन टाइप, मतलब एक कॉम्प्लीमेंट्री सी पॉइंट इसके साथ ऐड होती है। अब मेजर काम एमसीसी का क्या कैसे किया जाता है कि देखो, आप प्रोएक्टिवली ओवरसाइट करोगे कि कैसे जो है मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंप्लेंट्स जो आ रही हैं वो एड्रेस हो रही हैं कि नहीं, है ना। आप 48 घंटे पहले जो है रैली वगैरह बंद हो जाती है, कैंपेन बंद हो जाती है, और रेगुलरिटी जो है यहाँ पे मीन्स रेगुलेटरी एक्शंस वो लिए जाते हैं, मतलब पावर टू सेंसर ये भी होता है इलेक्शन कमीशन के पास। किसी की भी वो जो कैंपेनिंग है उसको टेम्परेली प्रोहिबिट कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो भड़काऊ भाषण वगैरह देते हैं, तो उनको यहाँ से बाहर किया जा सकता है इस प्रोविजन के अंडर। क्लियर। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का भी यूज यहाँ पे हो रहा है, तो आईटी टूल्स जैसे सी विजिल ऐप जो है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करने में इलेक्शन कमीशन यूज कर रहा है। तो ये सारे स्टेप्स हैं एमसीसी से रिलेटेड। लेकिन अब इसमें चैलेंज क्या है कि एमसीसी इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो मतलब सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्शन कमीशन कितना फेयर है, क्योंकि कोई कानून इस पर्टिकुलर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पीछे नहीं आता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है, मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है लीगल रूप से कि भी कैसे आप इसे लागू करेंगे। सारी चीज इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। अच्छा, अब एनफोर्समेंट डिपेंड्स अपॉन द मोरल अथॉरिटी और वॉलंटरी कंप्लायंस टाइप चीज होती है, और कई लोग परवाह भी नहीं करते इसकी। एम्बिग्विटी है इंटरप्रिटेशन में, ओवरलैप्स एंड वेग प्रोविजंस लेड टू वेरिड इंटरप्रिटेशन, डिफिकल्टीज इन कंसिस्टेंट एनफोर्समेंट। ओके, तो ये यहाँ पे दिखता है। अच्छा, बिहेवियरल चेंजेस की बात करें तो आइडिया यही है कि भाई इसने जो है अब तक बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस को रिड्यूस किया है। एथिकल इलेक्शन जो है ये कराता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन इससे होता है। तो आइडिया बहुत बढ़िया है, जरूरी है ये, बट इसके पीछे लीगल बैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको कानून बना के एक लीगल बैकिंग दे देंगे तो और अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। अब इस प्लास्टिक के मुद्दे पे बढ़ने से पहले एक बार जरा खबर घुमा लेते हैं क्या क्या है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके इंडियन एयरफोर्स चीफ ने चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि भी हमने 6 पाकिस्तान के प्लेन जो है वो गिराए हैं, 5 जेट गिरे हैं उनके, और एक जो है उनका जो सर्विलेंस एयरक्राफ्ट होता है उसे गिराया गया है यहाँ पे। ओके, एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी जो है ये अचीवमेंट है। मतलब ऐसा है कि S-400 की इतने बड़े स्केल पे इतनी सारी किल्स। ओके, ये बिगेस्ट हिस्ट्री के अंदर किल्स अब तक रिपोर्ट की गई है कि दुश्मन के 6 जहाज जो है वो गिराए गए हैं, तो बड़ी चीज ये। ठीक। अच्छा, अब आप इसके अंदर देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड। अच्छा, श्रीलंकन नेवी अरेस्ट 7 फिशरमैन फ्रॉम तमिलनाडु। तो देखो यहाँ पे ये मुद्दा चलता रहता है, तो एक और डिस्प्यूट चलता है यहाँ पे, दैट इज कच्चा थीवू आइलैंड। क्लियर। तो ये कच्चा तीवू आइलैंड भी है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिस्प्यूट है जो अब तक चल रहा है। एंड उसी के अराउंड जो है हमारे फिशरमैन जाते हैं, वो बेसिकली इस आइलैंड के ऊपर अपना नेट वगैरह सुखाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है वो ट्रेडिशनली से यूज कर रहे थे, बट दैट बिलोंग्स टू श्रीलंका, तो अब उनको कई बार पकड़ लिया जाता है। तो ये याद रखना है आपको। एंड और दिस इज यू कैन से मेजर पॉइंट जो हमने देखा। अच्छा, एक यहाँ पे कैंपेन चलाया गया है सांपों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। तो केरला में ये हो रहा है सर्प पादम। ठीक है, दिस इज द इनिशिएटिव कि लोगों को जो है सांपों के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए, तो ये इनिशिएटिव वहाँ पे चलाया गया है। नाउ ऑल दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड, ये चीज़ हमने कवर कर ली है। और मूविंग टू द नेक्स्ट बिग डिबेट। ओके, सो दीज थिंग्स वर कवर्ड, एंड जो अगली बड़ी डिबेट हम लोग कर रहे हैं दैट इज ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो अभी भी इसको लेके कंसेंसस नहीं है। ठीक है, फाइनल राउंड इज गोइंग ऑन। ओके, और 180 देश इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंडिया ओपोज कर रहा है लिमिट ऑन द प्लास्टिक पॉलीमर प्रोडक्शन, क्योंकि आइडिया ये है कि देखो अभी इंडिया, हम लोग डेवलपमेंट के पाथ पे हैं। ठीक है, और डेवलपमेंट के पाथ पे आपको सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिव लेके आने हैं। तो ऑल्टरनेटिव जब आपके पास होंगे देन यू कैन टॉक अबाउट लिमिटिंग द प्रोडक्शन। जब तक ऑल्टरनेटिव को लेके क्लैरिटी नहीं है, आप जो है इस चीज पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इंडिया ने बिल्कुल क्लियर बताया कि भाई आप पहले ऑल्टरनेटिव लेके आओ, कि क्या ऑल्टरनेटिव हम यूज करेंगे प्लास्टिक की जगह, कौन सा ऐसा अलग मटेरियल जो है वो इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो जब ये ऑल्टरनेटिव लोगों के पास मीन डिफरेंट कंट्रीज के पास अवेलेबल होगा, डेफिनेटली उनको कोई दिक्कत नहीं है, है ना, अच्छे क्लीन
प्लास्टिक की तरफ जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट पॉइंट इज दिस, फर्स्ट सब्सटीट्यूट तो है वो एक्सप्लोर करना है हमें। ऐसे रैंडमली जो है आप इसको लेके नहीं चल सकते हैं। तो दैट इज एन आर्ग्यूमेंट दैट वाज मेड, और बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है ना। तो ठीक है, इंडिया भी बोल रहा है भाई। और पता क्या होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने लग जाते हैं। सो दे सी कि हमने ऐसे मटेरियल बना रखे हैं, वो हम जाके डेवलपिंग कंट्रीज को बेचेंगे। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी, कि आप जो है प्लास्टिक प्रोडक्शन बैन करके अपना नया प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। तो उसमें जो है डेवलपिंग नेशंस जो है उनका इंटरेस्ट अंडरमाइन हो जाएगा। एंड इसी को लेके यहाँ पे पॉइंट इंडिया ने बोला है कि भाई ऐसे नहीं, आप बताइए किस तरीके से ये किया जाएगा। अगर फेज आउट करना भी है, देन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, यू हैव टू कम अप विद दिस। सो दैट हैज बीन द आर्ग्यूमेंट। ओके। अच्छा, अब हम पे कोई चीज़ जो है इम्पोज भी नहीं कर सकते, तो हम ऐसे बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, सो वोटिंग होगी, और इसके अंदर डाइवर्जेंट पोजीशंस किन किन कंट्रीज की है, इंडिया, ईरान, रशिया, चाइना, बहरीन, क्यूबा, वो इन डेवलपमेंट्स को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, रीजन सेम ही है भाई, सबको डेवलपमेंट करनी है। इन सब में प्लास्टिक्स जो है ये कंट्री प्रोड्यूस करते हैं, और आप रैंडमली ऑल्टरनेटिव के बिना कैसे आप एक्सप्लोर कर दो कि ये कंट्रीज जो है प्लास्टिक प्रोडक्शन से पीछे हट जाए, ऐसे नहीं होगा। सो अब आगे बात करते हैं कि यूएस जो है वो इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। मतलब सबको पता है कि 25% हम पे टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टी लगाई, और आइडिया यही है कि भाई हमारा जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, सबसे पहला नुकसान ये है। लेकिन पॉइंट ये है कि इफ वी स्टार्ट लिसनिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स, और रशिया से ऑयल लेना बंद कर दें, है ना, इफ वी स्टॉप रशियन ऑयल, उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट विल बी दिस, वी विल हैव इंपोर्ट इंक्रीज, मतलब इंपोर्ट बजट में भारी इंक्रीज होगा आपका। 10 से 12 बिलियन डॉलर बताया जा रहा है कि नुकसान होगा हमें। ओके, अगर आप रशिया से तेल लेना बंद कर दें तो वी कैन नेवर अलाउ दिस, वो तो हम होने नहीं देंगे ना। तो अभी क्या है कि गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्ट रिटेलिएशन अनाउंस नहीं किया है, हम शांति से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और आइडिया ये है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कंक्लूड कर रहे हैं, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ। मोदी जी ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना हमारे ज़रूरी है, फिशरमैन को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम इन एरियाज में अमेरिकन को नहीं आने दे सकते। दूसरी तरफ पॉइंट है कि इंडिया ने ये भी बोला है कि आप ट्रेड सरप्लस की बात करते हो ना, सो हम ऑल्टरनेट वे में आपके इन, आप चाहते हो ना कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है यूनाइटेड स्टेट से इंपोर्ट करे, बोले हम दूसरी चीजें ले लेंगे। बट ट्रम्प इज एडमेंट, वो डायरेक्टली जो है इन सेक्टर्स के अंदर एंट्री चाहता है, विच वी आर, यू कैन से, या इंडिया में कोई भी पॉलिटिशियन ये नहीं होने देगा, बिकॉज वोट एट द एंड ऑफ द डे मायने रखते हैं। अब इसका जो इकोनॉमिक आउटकम है वो क्या होने वाला है कि भाई देखिए, 0.56% ऑफ जीडीपी जो है आ, उस के अराउंड हमारा ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज होगा, मतलब हमें नुकसान होगा, क्योंकि 41 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस था, इंडिया के फेवर में था। अब मान लीजिए वो चीज खत्म हो गई, तो एक तरीके से जो डेफिसिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, है ना। और जीडीपी ग्रोथ रेट में जो रिडक्शन आएगी, समवेयर अराउंड 0.6% का जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है, अगर प्रेजेंट हालात बने रहते हैं। सो ये दिक्कत है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। सो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी हमें। अब पॉइंट इज दिस, देखो ऑलरेडी आपके नेगोशिएशन चल रहे हैं, आप ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर करो ना, और अच्छे से जो है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज यूरोप वगैरह वो भी अमेरिकन एक्शन से काफी पिस्ड ऑफ हैं, तो वो भी ऑल्टरनेट चाहते हैं। तो हमें भी अपने जो है ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पे एक्सप्लोर करने होंगे, एंड वी शुड नॉट केयर अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स। आइडिया ये है कि अब एक तो रशिया से हम तेल ले रहे हैं, साथ साथ ईरान से भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि यूएस रियलाइज करे कि हम इन प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आते, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें अच्छे से मेंटेन करके रखनी है। सो दिस हैज बीन द की पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए। चलिए, अभी क्या है कि इम्प्लीकेशन इसका जरूर है, हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी दोनों देशों के बीच में वो मेजरली इम्पैक्ट हो रही है, लेकिन आने वाले टाइम में डिप्लोमेसी जो है वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी। तो हम लोग बेसिकली, मोदी जी जापान भी जाएंगे, है ना, और क्वाड मीटिंग होगी वहाँ पे, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ ऐसा अ, निकालने का उम्मीद है यहाँ पे, कि हम कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। एंड बाय दिस टाइम वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि इसके ऊपर तो टैरिफ
का मुद्दा जो है उसको लेके अभी जो है आगे कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्रम्प ने बोला कि कोई फायदा ही नहीं है, तो दे हैव स्टॉप्ड इट। मूविंग टू नेक्स्ट, बांग्लादेश में किस तरीके का ग्रेट गेम चल रहा है, तो इस चीज को थोड़ा समझेंगे। देखो, आइडिया ये था कि मोहम्मद यूनिस वहां पे आए हैं, तो ही इज फ्लोटिंग अ न्यू पार्टी। क्लियर? और ये जो न्यू पार्टी है वो बेसिकली करना क्या चाहती है, टेक द स्पेस ऑफ अवामी लीग। ठीक, दे वांट टू टेक द स्पेस ऑफ अवामी लीग, क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया इस इलेक्शन से। अच्छा, अब इसके अंदर जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ कि देर आर सम टॉक्स कि मोहम्मद यूनिस को बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ पे प्लांट करवाया है। दिस इज समथिंग दैट हैड हैपेंड, और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह वहाँ पे हुए हैं, कई लोग कहते हैं ये फैब्रिकेटेड थे। यूएस, चाइना, पाकिस्तान इनकी मदद से कर रहा है, प्राइमरीली पाकिस्तान की हेल्प से, और चाइना को काउंटर करना चाहता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स। अभी इन्वेस्टमेंट की बात देखो आप, 40 बिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहाँ पे इन्वेस्टेड है। बांग्लादेश जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। मतलब मैं ये वो बता रहा हूँ कि चाइना कितना इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे। चाइना ने $40 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग पोर्ट एरिया के अंदर, है ना। पायरा पोर्ट, ढाका चिटगंग रेल, पद्मा ब्रिज, इन सब में जो है चाइना का इन्वेस्टमेंट आ रहा है वहाँ पे। अच्छा, देन मिलिट्री टाइज देखिए तो चाइना इज सप्लाइंग आर्म्स, सबमरीन्स, मिसाइल्स टू बांग्लादेश। रेगुलरली उनकी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। चाइनीज लोन दे अकाउंट फॉर 12% ऑफ बांग्लादेश एक्सटर्नल डेट। ओके, तो ये बड़ा रिस्क है, बांग्लादेश भी डेट ट्रैप में आ सकता है। अब इंडिया के साथ कैसा रहा कि वी सपोर्टेड बांग्लादेश इन लिबरेशन। हमारा जो ट्रेड वैल्यू है वो $16 बिलियन के अराउंड का है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर चाइना। किसी टाइम पे ये लार्जेस्ट हुआ करता था बाय द वे। लेकिन हमारे यहाँ जो मुद्दे हैं वो है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, रोहिंग्या रिफ्यूजीज का मामला है, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो रहती है। ऐसा बोला जाता है कि इंडिया वहाँ पे पॉलिटिकली इंटरफेयर करता है, या हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं दे ऑल्सो यू कैन से मेक सम स्टेटमेंट्स जो बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस को पसंद नहीं आती है। तो ये अक्सर जो है दिक्कत रहती है यहाँ पे। बॉर्डर एरियाज में भी छोट मोट जो है इंसिडेंट ऐसे देखे गए हैं जिसके अंदर मतलब एक दूसरे ने, हमने एक दूसरे को डैमेज किया है वहाँ पे। ओके, सो दिस हैज बीन द पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक की पॉइंट जो हमें समझना होगा, दैट इज बेसिकली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात करें तो रैपिड एक्शन बटालियन वहाँ पे लगी है ह्यूमन राइट्स के मामले के लिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड है। ठीक है, यूएस जो है वो डेमोक्रेसी को लाना चाहता है, लेकिन यूएस यहाँ पे खुद अपना इंटरफेरेंस बढ़ाना चाहता है। यूएस बेसिकली एक चीज देख रहा है कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है इसको काउंटर करना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि यहाँ से वो अलग अलग जगहों पे नजर रख पाएगा, इसलिए दे वांट प्रो यूएस गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। ओके, सो दिस हैज बीन द बिग पॉइंट। अब तो ये तो यूएस का इंटरफेरेंस हो गया। रशिया का इंटरफेरेंस है रिगार्डिंग इंटरेस्ट है डिफेंस और एनर्जी। रशिया इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखता है कि वो यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा, लिक्विफाइड नेचुरल गैस ट्रांसफर करेगा, है ना, बेचेगा, और फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीजें वो बांग्लादेश को देना चाहता है। सऊदी अरब का इंटरेस्ट, ओवर यू कैन से 8 मिलियन बांग्लादेशीज दे वर्क इन गल्फ, वहाँ ये काम करते हैं। और यूएई का इन्वेस्टमेंट है मातृबाड़ी पोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं। अब बांग्लादेश अपनी तरफ से जो है चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स, एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया, है ना, पाकिस्तान का से भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। सो इट इज बट डिफिकल्ट एंड दे आर ट्राइंग टू बैलेंसिंग आउट फ्यू थिंग्स। ओके, उसके लिए बांग्लादेश खुद जो है अपना आर्म्स प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफाई कर रहा है। टर्की, साउथ कोरिया, बाकी कंट्रीज से वो अपने हथियार ले रहा है। तो दिस इज द डेवलपमेंट, और यही मेजर पॉइंट आपको समझना है कि बांग्लादेश कैसे इसमें डील कर रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फिशिंग कैट। ओके, तो फिशिंग कैट के बारे में जानते हैं। स्पीशीज इन न्यूज है। इंडिया के अंदर समवेयर अराउंड 15 स्पीशीज पाई जाती हैं, उसमें फिशिंग कैट के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं होती, और वेटलैंड के इलाके में जो है ये फिशिंग कैट ज्यादातर ऑपरेट करती है। नॉर्मली जो हमारी डोमेस्टिक कैट होती है उससे ट्वाइस होती है साइज में, 7 to 12 kg का वेट होता है। ग्रेइश ब्राउन फर विद ब्लैक स्पॉट्स। ओके, और प्राइमरीली वेटलैंड्स में मिलती है, फ्लड प्लेन्स में, मैंग्रोव्स में, स्वैम्प्स में, वहाँ ये प्रेजेंट मिलती है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या खास है, तो क्योंकि मरीन कैट है ये, तो इस पैडेड पॉज होते हैं, वाटर रेजिस्टेंट कोट है इसका,
और स्विम कर सकती है ये पूरी समर्ज करके। अच्छा, 50% ऑफ हंटिंग टाइम जो है ये वाटर एज पे बिताती है अपना, वहाँ बैठी रहेगी, क्या ना, खड़ी रहेगी। 50% टाइम तक ये शिकार पे ही रहती है मतलब। और अंडर वाटर एक्टिविटी समवेयर अराउंड 5% की होती है इसकी। सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज ऑपरेट। और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलती है? हिमालयन तराई बेल्ट के अंदर। अब ये तराई बेल्ट कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ यूपी का एरिया जो नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है, वो तराई बेल्ट है। तो वहाँ मिलती है। वेस्ट इंडियाज मार्शेज में, सुंदरबंस में मिलती है, ईस्ट कोस्ट में मिलेगी, है ना, और श्रीलंका में मिलती है। तो ये आइडिया लगाना है। अच्छा, अब चिलिका लेक के अराउंड 750 कैट्स हैं तकरीबन 1100 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। और दिस इज व्हाट हैज बीन द फाइंडिंग्स। ओके, अब इसको रेगुलर थ्रेट है कि 30 to 40% इसका जो एरिया हैबिटेट है वो लॉस हो चुका है, एंड एनिमल वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट भी इंक्रीज हुए हैं। सो ऑल दीज इश्यूज आर देयर जिसको हमें डील करना है। क्लियर? चलेंगे आगे। सो अब एक बार इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि कोई टॉपिक छूट ना जाए। सो वी हैव कवर्ड दिस। चलिए, सो दैट हैज बीन द पॉइंट हियर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये दर्द शिन ट्राइब है एक, ठीक है। सो दर्द शिन ट्राइब किसी टाइम पे जो है कश्मीर के एरिया में काफी इनका नाम हुआ करता था, 16th सेंचुरी के अंदर खासकर। बट आज के टाइम पे बहुत ही लिमिटेड एरिया में कन्फाइंड रह गए, नंबर भी बहुत कम है। बस हमें ये पता होना चाहिए कि दर्द शिन जो ट्राइब है वो बेसिकली कश्मीर के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। दैट इज वन थिंग वी शुड नो। तो वी कवर्ड दिस। अब हमने ये देख लिया यहाँ पे। अच्छा, अब ये आर्टिकल बता रहे कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रीशेपिंग इंडियाज इन्फोटेक। सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, इंडियन आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो दे जनरेट समवेयर अराउंड 280 बिलियन डॉलर्स। इतना रेवेन्यू इंडियन आईटी जो है वो जनरेट करती है। क्लियर? अब इसके अंदर पॉइंट ये है कि ऑटोमेशन पे ला रहे हैं लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं। तो इसके लिए रीस्किलिंग करनी पड़ेगी इंडियन आईटी जायंट्स, नहीं तो वही होगा जो टीसीएस के अंदर हुआ है। तो रिसेंटली न्यूज क्यों बनी है? टीसीएस ने 12,000 लोगों को फायर कर दिया, ठीक है, निकाल दिया। और पॉइंट यही था कि भाई इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो वर्क जॉब रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल्स की, उसको रिड्यूस कर दिया है। और जो कंपनीज है, मतलब हमारे आईटी कंपनीज के जो भी क्लाइंट हैं, वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको ऑटोमेट करके दे। तो दिस इज हाउ इट इज डन। और ये सारी चीजें हैं जो डेवलपमेंट्स में हो रही हैं, एंड वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज डेवलपमेंट्स। ओके, तो फ्यूचर में तो रीस्किल करना पड़ेगा, ये रिक्वायर्ड है, बिना उसके बात बनेगी नहीं। सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अदरवाइज। So we covered this, and major things have been covered. So that's for the day then. Thank you very much.